हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्रोजोन। एंड आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उसका नाम है वीट साइंस। और इसमें मैं पीएटी के भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगी जो कि पीएटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये 12th प्लस पीएटी दोनों हैं। ठीक। तो और एक वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज का वीडियो ये है वीट साइंस का। आज इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे फर्स्ट ये चैप्टर है, चैप्टर 3, 12th क्लास में, वीट साइंस। इसको वीट कंट्रोल है नेम, लेकिन इसको वीट साइंस भी बोलेंगे क्योंकि हम वीट के बारे में पूरी स्टडी करेंगे इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, प्लांट प्रोटेक्शन। और ये प्लांट प्रोटेक्शन हिंदी में बोलते हैं पौध संरक्षण। ये देखिए लिखा हुआ है पौध संरक्षण हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। इसकी डेफिनेशन, ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, क्योंकि उसमें प्लांट प्रोटेक्शन की डेफिनेशन में भी बहुत बार पूछ देता है। ठीक, तो फर्स्ट, प्लांट प्रोटेक्शन इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यानी कि जो प्लांट प्रोटेक्शन है वो साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि क्या हो रहा है या उसकी रिसर्च के बारे में, इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, यानी साइंटिफिक मेथड्स के, यानी वैज्ञानिक विधियों की सक्सेसफुल जो मेथड्स होते हैं यूज़ करने के लिए, हम जो यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, वो मेथड्स, उनको कंट्रोल, किनको कंट्रोल करने का, इंसेक्ट को, पेस्ट को एंड डिसीजेस को। सो पहली चीज़ बता दो, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट एंड पेस्ट, और डिसीज मतलब रोग को इनको कंट्रोल करने का, फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चरल में जो भी प्रोडक्शन होता है, ये इट मीन्स जो भी हम उगाएंगे उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब हिंदी में, फसल सुरक्षा अथवा वनस्पति संरक्षण विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि उपज की वृद्धि करने के लिए कीटों या नाशक जीवों और रोगों के नियंत्रण की खोजों एवं वैज्ञानिक विधियों के सफल प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी मीनिंग सेम है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिएगा। ओके, सो ये एक डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इजी डेफिनेशन है। इट मीन्स प्लांट प्रोटेक्शन में हम वही पढ़ेंगे जो कि हमारे फील्ड में जो क्रॉप होगी उसको जो भी चीज़ नुकसान पहुंचाएगी, लाइक वीड, खरपतवार, डिसीज, इंसेक्ट, ये सब उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इनको कंट्रोल करने के मेथड्स पढ़ेंगे, चाहे साइंटिफिक मेथड्स हों और नेचुरल मेथड्स भी होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉप लॉस ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, यानी हमारे क्रॉप को, यानी हमारी फसल को क्या नुकसान होता है, यानी किन चीज़ों के कारण क्या नुकसान होता है। तो लाइक यहाँ दीजिए, देख लीजिए, अब एक चार्ट दिख रहा होगा। ये एक चार्ट है, वीड, सॉरी, ये एक चार्ट है, वीड, डिसीज और इंसेक्ट और रोडेट्स, बर्ड्स एंड अदर्स, यानी कि वीड खरपतवार, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, डिसीज यानी रोग, अदर्स यानी और जो भी होते हैं, रोडेट्स मतलब कि वो जो चूहे होते हैं, लेकिन बड़े बड़े साइज़ के जो चूहे होते हैं उन्हें कहते हैं रोडेट्स, और बर्ड्स यानी चिड़िया। तो ये सब का मतलब ये सारे जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्चुअली, यही चीज़ें हैं जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में लॉस करवा सकती है। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, यानी आउटर फैक्टर्स। दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक तो नेचुरल फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक बारिश हम कंट्रोल नहीं कर सकते, धूप ज़्यादा हो गई हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट ये जो फैक्टर्स है, वीड, डिसीज, इंसेक्ट, रोडेट्स, बर्ड्स एंड अदर्स लाइक दैट, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये कितना कितना लॉस करते हैं, यानी किस चीज़ के कारण, और ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इसमें खरपतवार मीन्स वीड। वीड सबसे ज़्यादा हमारे क्रॉप को या हमारे फसल को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है, हार्मफुल इफेक्ट, वो होता है खरपतवार। खरपतवार इट मीन्स वीड, और कितना परसेंट होता है, 33%। और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। ओ, आई एम रियली सॉरी। ठीक,
खरपतवार यानी वीड ये 33% लॉस करते हैं, यानी अगर हमारी प्रोडक्शन में जो लॉस हो रहा है उसमें 33% जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो होंगे वीड यानी खरपतवार। खरपतवार का मतलब सीधा मतलब होता है कोई भी प्लांट, अनवांटेड प्लांट जो कि अपने आप, अनवांटेड मीन्स बिना किसी के लगाए, यानी अपने आप अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो खरपतवार है। चाहे वो कोई पेड़ ही क्यों ना हो जो अलग से किसी भी मतलब अलग किसी क्रॉप की फील्ड में कोई दूसरा क्रॉप उग गया है तो उसको भी हम वीड ही बोलेंगे। नेक्स्ट, फसलों के कीट यानी कि जो भी इंसेक्ट्स होंगे वो 26% इफेक्ट करते हैं। फसलों में रोग यानी डिसीज 20% इफेक्ट करती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और चूहे यानी रोडेट्स तो ये 6 to 8% इफेक्ट करते हैं। पक्षी यानी बर्ड्स ये 1 to 2% इफेक्ट करते हैं। और अन्य इट मीन्स अदर्स, जो भी अदर चीज़ें होंगी लाइक हमारे जो नेचुरल फैक्टर्स होंगे और कोई भी दूसरे फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 to 3%। ओके, और इसमें से अब याद ही कर लेना ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये तो। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे ये पौध संरक्षण का महत्व एवं आवश्यकताएं। ये यानी सीधे सीधे बोल जाए तो हम प्लांट प्रोटेक्शन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो सीधी चीज़ है भाई, जो भी हमारा लॉस है उसको रोकना, यानी यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स दिए, कंट्रोल ऑफ वीड, कंट्रोल ऑफ डिसीज, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, यानी खरपतवार, कीट और रोग, इनको कंट्रोल में करने के लिए यानी नियंत्रण करने के लिए इनका। ठीक, ये सब ऐसे ही दिया हुआ है, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मोस्टली ये नहीं आता है, इसलिए ये जो पैराग्राफ दिया है पौध संरक्षण का महत्व एवं आवश्यकताएं के आगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। सबसे फर्स्ट चीज़, ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ स्टार्टेड इन 1912, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पीएटी के लिए, यानी प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1912 में आया था। प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, अब ये होता क्या है, इसका मतलब होता है यानी कि हम जैसे किसी भी चीज़ को लाइक कोई फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, कोई फ्लावर्स हो या कोई भी सीरियल या कुछ भी हो, उन चीज़ों को जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसका एक चेक किया जाता है, यानी उसमें कोई उसके उन फलों के साथ या उन जो भी चीज़ें हैं खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ कोई दूसरा हार्मफुल फैक्टर तो नहीं आ रहा है, लाइक कोई वीड के सीड्स या कोई कीड़े या उसके अंडे, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं आ जा रही है, ये सब कंट्रोल पे रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे वीड्स हैं जो इधर इंडिया में दूसरी जगह से आए हैं, लाइक मतलब इंडिया के नहीं है वो, मतलब उनका नेटिव इंडिया से नहीं है, वो इंडिया में दूसरी जगह से बाय मिस्टेक किसी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ गए हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एलियन वीड्स बोलते हैं ऐसे तो, लेकिन वो हम आपको आगे बताएंगे। और वो वैसे वीड्स ना आ जाए, वैसे कोई कीड़े ना आ जाए, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया था प्लांट क्वारंटाइन एक्ट 1912 में, यानी 1912 में। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, जो भी खाद्य पदार्थ हम ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं या एक्सपोर्ट होता रहता है उसका, तो उसमें एक चेक किया जाता है, और अगर वो पूरी तरह से सेफ रहता है यानी पूरी तरह से फ्री होता है किसी भी कीड़े, रोग या किसी खरपतवार के बीज या उन चीज़ों को फैलाने वाले किसी भी फैक्टर से फ्री होता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट का नाम ही आपको दिया हुआ है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, देखिए लिखा हुआ है, इस एक्ट के तहत स्वतः वनस्पति प्रमाण पत्र फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, और अगर जिस भी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी वो मटेरियल रहेगा या जो भी वो फूड प्रोडक्ट रहेगा, उसको जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो यानी कि वो सेफ है, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं। ओके, ये रहता है हमारे प्लांट क्वारंटाइन एक्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है वनस्पति संरक्षण निर्देशालय होगा, ये निर्देशालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, केंद्रीय सरकार को सभी वनस्पति संरक्षण नियमों के पालन में सहायता करना, यानी ये नॉर्मल एक पॉइंट्स है, मीन्स क्या क्या वो होते हैं, कार्य होते हैं, मोस्ट
मेजर वर्क्स होते हैं वो सब है बस। ठीक, तो ये उतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब हम चलते हैं वीड्स में। सो व्हाट इज़ वीड्स? सबसे पहला चीज़, वीड क्या होते हैं? सो मैं आपको इंग्लिश में या हिंदी में दिया हुआ है, तो खेती में खरपतवार हानि ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। और ये नीचे वाला एक वो है, ग्राफ दिया है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी इसमें क्या दिया है, क्रॉप्स, क्रॉप के नेम दिए हैं, और नीचे दिया है उपज में प्रतिशत कमी। यानी ये जो फैक्टर्स थे हमने जो ऊपर बताए, वो सारे फैक्टर्स किसी भी क्रॉप को कितना परसेंट तक हार्म पहुंचाते हैं, तो उसका एक एवरेज निकाल के यहाँ लिखा गया है। जैसे कि धान को 35% तक का लॉस हो जाता है इन सारी चीज़ों के कारण, यानी वीड, इंसेक्ट डिसीज और अदर्स, इन सब के कारण 35% तक का लॉस हो जाता है। ये है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सो इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या है 12th के लिए? ये डेफिनेशन, स्टार्टिंग वाली ये डेफिनेशन। उसके बाद ये टेबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीड कंट्रोल, ये कंट्रोल कैसे किए जाते हैं, इसके मेथड्स इंपॉर्टेंट, ये आगे पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांट क्वारंटाइन एक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जाता है। ठीक, सो ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट पेज। इसमें क्या है, डेफिनेशन। यानी डेफिनेशन इट मीन्स खरपतवार या फिर वीड क्या होता है। सो सीधी चीज़ है, हम इसको देखते हैं पहले। ठीक, वीड क्या होता है? खरपतवार एक, ये थोड़ा सा रफ में लिखा हुआ है यहाँ पर पे, खरपतवार एक ऐसा पौधा है जो इतनी अधिक मात्रा में उगता है कि अधिक महत्वपूर्ण पोषक गुणों वाले दूसरे पौधों की बढ़वार को दबा देता है। यानी सीधे सीधे पॉइंट्स बताती हूँ। लाइक खरपतवार जो होते हैं, जो वीड्स होते हैं, वो उगते हैं ना, तो उनके कारण न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। यानी उस जगह पे न्यूट्रिएंट की कमी होगी, क्योंकि उस पेड़ के साथ साथ वो वीड भी ले रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स, वो वीड वाटर भी ले रहा है, तो उन सारी चीज़ों की कमी होगी, जिस कारण से प्रोडक्शन में लॉस होगा। और ये जो मेन क्रॉप रहती है उसको उगने से रोकता है, यानी उसकी जो ग्रोथ रहती है उसको कंप्रेस कर देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, खरपतवार पौधों की ऐसी जातियां हैं जो अवांछित रूप में उगती हैं या जो उपयोगी नहीं है। यानी ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखते हैं। कई बार कभी कभी होता है कि इससे थोड़ी सी इकोनॉमिक लॉस, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू मिल जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूजलेस होते हैं इंसानों के यूज़ पर्पज से, ये कोई काम के नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसमें इंग्लिश में भी लिया है, अ प्लांट आउट ऑफ इट्स प्लेस इज कॉल्ड एज वीड। यानी किसी भी दूसरी अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे उग जाने को कहते हैं वीड। नेक्स्ट, ये ऐसे ही पॉइंट्स है नॉर्मली, वैसे तो ये पूछे नहीं जाएंगे, और डेफिनेशन में आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन एनीवेयर। ओके, ये सीधा सीधा वो है। और एक चीज़, ये जो लाइन दी हुई है थर्ड वाली, ये जिन साइंटिस्ट ने लिखी उनका नाम था विल। ओके, और ये डेफिनेशन है, अ प्लांट आउट ऑफ इट्स प्लेस इज कॉल्ड वीड। यानी आप चाहें तो ये राइटर के नेम के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, खरपतवार वह पौधा है जिसकी क्षमता अच्छाई की अपेक्षा नुकसान करने की कहीं अधिक होती है। यानी ये अच्छा करने के बजाय ज़्यादा लॉस करवाता है। ये है पीटर नाम के एक साइंटिस्ट का डेफिनेशन। ठीक, नेक्स्ट एक और है चंद्रिका ठाकुर का, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, उनका है डेफिनेशन। तो ये सारे डेफिनेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ वीड। वीड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो वो है फसलों के पौधों की तुलना में खरपतवारों में निम्न विशेषता होने के कारण ही ये अवांछित रूप से तेजी से बढ़कर फसलों की उपज को प्रभावित करते हैं। खरपतवारों की ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी सीधे बताऊं तो वीड की कुछ स्पेसिफिक अलग से कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स प्लांट में जनरली नहीं देखे जाते, वैसे कैरेक्टर्स होते हैं वीड के पास कुछ, जो कि हमारे नॉर्मल प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। यानी हमारा जो मेन क्रॉप होगा उसके लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक, तो वो कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं
वो कैरेक्टर सबसे पहला तो इनका यील्ड बहुत ज़्यादा होता है। यील्ड इट मीन्स इनका जो सीड प्रोडक्शन होगा यानी जो बीज उत्पादन करने का रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट्स। कितना होता है, लाइक देखिए वीड्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा अमाउंट में सीड प्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं। और एग्जाम्पल होता है अमर बेल। ये नाम सुन के अजीब लग रहे होंगे नाम, बट ये सारे वीड्स के नेम है। ओके, फर्स्ट है अमर बेल। मैं इन सभी वीड्स के साइंटिफिक नेम भी बताऊंगी आगे। फर्स्ट है अमर बेल। इसका सीड रेट यानी सीड प्रोडक्शन होता है 10,000 सीड्स पर प्लांट, यानी ये एक प्लांट से 10,000 तक का, और ये एवरेज है, ज़रूरी नहीं है, एकदम अप्रॉक्स नहीं होता ये, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स होता है 10,000 सीड्स पर प्लांट यानी 10,000 बीज पर पौधा। ठीक, नेक्स्ट है बथुआ जिसका साइंटिफिक नेम होता है चिनोपोडियम एल्बम। 72,000 इसका सीड प्रोडक्शन होता है पर प्लांट यानी एक पेड़ से। और एक नाम आपने देखे होंगे बाहर में, एक छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे कलर के, एक ही फ्लावर में बहुत सारे छोटे अलग अलग कलर के फ्लावर्स, उसका नाम होता है मकोई। और उसका सीड प्रोडक्शन होता है 1,75,000। नेक्स्ट वाइल्ड एमेरैंथस यानी जंगली चौलाई, इसका होता है 1,96,000 यानी, ठीक, इसका भी सीड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होती है इसकी डोरमेंसी पीरियड ज़्यादा होता है। डोरमेंसी पीरियड यानी कि डोरमेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुसुप्त काल बोलते हैं मेरे ख्याल से। सुसुप्त काल यानी कि कोई भी जो सीड होता है उसके ऊपर एक सीड कोट चढ़ा होता है। आपने बायो में पढ़ोगे ये चीज़, सीड कोट रहता है सीड के ऊपर, और नॉर्मली भी पता ही होगा, वो सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और वो सीड जो रहता है ना वो कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी पे चला जाता है, और उसकी डोरमेंसी यानी इसको बोलते हैं डोरमेंसी ब्रेकिंग, और सुसुप्त अवस्था बोलते हैं। सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कई बार उसको या तो जैसे धनिया रहती है उसको हम ऐसे हाथों के बीच रब करने से वो दो दो पार्ट में टूट जाते हैं जिससे उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, यानी अब हम उसको लगाएंगे तो उसके ग्रो होने का रेट बढ़ जाता है। ठीक, जैसे कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं हमारे, जो सीड्स होते हैं, वो जितने टाइम तक के उनकी डोरमेंसी जितनी ज़्यादा होगी हम उतने टाइम तक के उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद उसको कभी भी उगा सकते हैं। नॉर्मल पेड़ों में जो होती है यानी हमारे जो नॉर्मल क्रॉप्स में होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 ईयर होती है, ये मैक्सिमम हो गई तो 5 ईयर्स जाएगी। ठीक, लेकिन ये जो सीड वीड होते हैं इनमें ज़्यादा होता है, इनके सीड्स का जो वो होता है डोरमेंसी पीरियड वो ज़्यादा होता है। कितना होता है, लाइक एक प्लांट है मोथा, वीड बोलते हैं मोथा, साइप्रस रोटेंडस इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम मैं सारे आगे बता दूंगी, अभी मैं साइंटिफिक नेम नहीं बताऊंगी। ओके, मोथा, इसका डोरमेंसी पीरियड होता है 20 ईयर्स, यानी अगर ये सीड 20 साल तक के ऐसी अवस्था में रहा जहाँ ये उग नहीं सकता, तो ये 20 साल बाद भी अगर उसको वैसी कंडीशन मिली जहाँ ये उग सकता है तो वो उग जाएगा। यानी अगर 20 साल तक के वो नहीं उग रहा है तो वो 20 साल के बाद भी उग सकता है। लेकिन हमारे प्लांट सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल तक के नहीं उगाएंगे अगर, तो वो बीजें खराब हो जाएंगे, उसके बाद हम उसे उगा नहीं सकते। ओके, तो ये 20 साल तक के, सोच रहे हो 20 साल तक के, उसके बाद भी वो उग सकता है। और नेक्स्ट हिरन खुरी एक होता है, उसका तो और ज़्यादा है, 30 से 50 ईयर तक का होता है। इन सारी चीज़ों के नोट्स ना आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, और इसको मैं आपको लिख लिख के बता दूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीड विएबिलिटी 70 वर्ष, 30 से 50 वर्ष मैंने लिखी हुई नीचे दिखाती हूँ। ये सीड विएबिलिटी लिखा है, नीचे लिखा है 70 वर्ष तक बनी रहती है। किस वाले की, खरपतवारों की। जनरली ये 70 वर्ष यहाँ लिखा है लेकिन 70 नहीं जा पाता है, मोस्टली मतलब अप्रॉक्स रहता है 30 to 50 ईयर्स। ठीक, 30 to 50 ईयर्स तक का रहता है। और जो मैंने 2-3 प्लांट्स बताए, लाइक फर्स्ट बताई मैंने मोथा, मोथा का कितना रहता है 20 ईयर्स तक रहता है मोथा का। और उसके बाद बताए हिरन खुदी, हिरन खुरी, इसका रहता है 30 to 50 ईयर्स तक का। सॉरी यहाँ लिखते नहीं बन रहा है अच्छे से, ठीक, यहाँ लिखती हूँ।
हिरणखुरी इसका रहता है 30 to 50 ईयर्स तक का। ठीक, और 2 चीज़ का बताई मैंने, 30 to 50 ईयर्स हिरणखुरी का, और मोथा का रहता है 20 ईयर्स। ओके, और नेक्स्ट इसके बाद और क्या रहता है उनका, डीप रूट, यानी कि देखो ड्रॉ के थ्रू ज़्यादा इजी समझ आएगा। ये एक हमारा लैंड है, ये हमारा नॉर्मल हमारा वाला प्लांट है, यानी हमने जो उगाया वो वाला प्लांट है ये। ठीक, और ये हमारा वीड है, ये एक्सप्लेन करने के लिए बस वीड बना रही हूँ। ये हमारा वीड है, इसकी हमारी जो रूट रहेंगी हमारे प्लांट की वो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी अंदर तक। ओके, ज़्यादा अच्छी ड्रॉ नहीं है, मतलब बहुत बुरी ड्राइंग है एक्चुअली, इसमें बनाते नहीं बनता। ठीक, और जो हमारे इसकी रहेगी रूट्स वो हमारी डीप रूटेड रहेगी, यानी जैसे ये इतनी नीचे तक जा रही है। ठीक, तो इतनी नीचे तक जाएगी तो ये हमारा यहीं तक का पानी लेगा, लेकिन ये हमारा नीचे तक का भी पानी ले पाएगा, यानी जो नीचे डीप रूट यानी कि अंदर तक रहेगी। और ज़रूरी नहीं है डीप रूट का मतलब ज़मीन के अंदर ही हो, वो ऐसे भी स्प्रेड हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों टाइप से स्प्रेड हो सकती है, तो भी उसको डीप रूट ही बोलेंगे। ठीक, तो उसको हम डीप रूट बोल देंगे, जो भी जैसे भी फैली रहेगी रूट्स, या तो फिर जैसे हिरणखुरी का नाम मैंने बताई थी अभी, वो हिरणखुरी की रूट्स बहुत ही डीप रूट होती है, यानी उसकी रूट्स बहुत फैली हुई होती है, जिस कारण से वो पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनका जो रूट डेप्थ होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, यानी जो उनकी जड़ की गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं फैली होती, किसी किसी की फैली होती है, बट वीड्स के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है उनका क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हिंदी में, सॉरी मुझे हिंदी नेम नहीं पता है, यानी कि सीधे बताऊँ तो उनके किसी भी उस प्लांट के किसी लाइक ये एक प्लांट है, इसके किसी भी पार्ट, चाहे रूट से, चाहे लीफ से, चाहे फ्लावर से, चाहे स्टेम से, किसी भी पार्ट से अगर हम पेड़ उगा सकते हैं या नया एक प्लांट बना सकते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। यानी उसके किसी भी उसके उस प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया पौधा बना लेना, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये रहता है मतलब जनरली हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो तो सीड से लगते हैं, लेकिन हमारे जो मतलब हमारे जो मेन क्रॉप प्लांट होते हैं वो भी लगते हैं इस टाइप से, लेकिन ये जो रहते हैं ना, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, दूब घास आपने देखी होगी, ऐसी रहती है दूब घास, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लो दूब घास है, उसके बाद ये रनर्स रहते हैं, ऐसे लगेगी, फिर ऐसे ऐसे एक दूब घास यहाँ पे उगेगी, फिर ये आगे जाएगी, फिर दूब घास, कभी भी दूब घास को उखाड़ना वो ऐसे लंबी लंबी लट जाती है, ये लाइन रहती है, यहाँ पर रूट्स रहेंगे, फिर यहाँ पर रूट्स रहेंगे, फिर यहाँ पर रूट्स रहेंगे, इसे बहुत लंबा रहता है। और इसको तोड़ो ना कुछ पोर्शन तो ज़मीन में रह ही जाता है, तो वो जो पोर्शन रह जाएगा, यानी थोड़ा सा भी अगर उसका पार्ट रह गया तो वो फिर से एक नया दूब घास उगा लेगी अपने से, इसीलिए इसको बोलते हैं रनर्स। ठीक, तो इसमें रनर्स का एग्जांपल क्या होगा, दूब ग्रास। और उसके बाद ये चीज़ आगे लिखी हुई है, रनर्स का एग्जांपल होगा दूब ग्रास। और ऐसे हमारा जैसे कि एक बोलेंगे जो हिरणखुरी नाम बताई, उसकी स्प्रेडिंग रूट्स होती है, यानी मैंने बताई थी, ये ऐसे सपोज ये एक लैंड है, ये हिरणखुरी का पेड़ है, जैसा भी पेड़ होता है, और इसकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा फैली हुई होगी ऐसे, यानी कि हर जगह तक जाएगी, ये बहुत दूर तक जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लेगी, यानी हमारी प्लांट को कम पानी मिलेगा, यानी हमारे प्लांट में लॉस ज़्यादा होगा ना, पानी कम मिलेगा तो वो उग नहीं पाएगा अच्छे से। ठीक, और उसके बाद और क्या लॉस होता है, ये मिमिक्री करते हैं, लाइक कहीं भी ये कैसे उगेंगे, अगर ये उगेंगे तो आप इसको अपने मेन क्रॉप के पास पहचान नहीं पाओगे, ऐसे मिमिक्री करके उगते हैं ये, मतलब सेम वीड सेम क्रॉप में उगता है, जिस कारण से हमारा उसमें दिक्कत होगा, किसमें, हमारा वो जो हमने पढ़े थे अभी प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, उसमें हम पहचान नहीं पाएंगे ना सीड्स को, अगर वो सीड सेम हुए तो हमारे क्रॉप के जैसे, जैसे कि एग्जाम्पल सत्यानाशी एक वो होता है, वीड होता है सत्यानाशी। ठीक, और
जो हमारा ये पूरा का पूरा दिखता है सरसों के जैसे, यानी अगर इसको सरसों में मिला दोगे तो वो एकदम सेम टू सेम रहेगा। इस कारण से इसको पहचानना बहुत हार्ड होता है, और इसको खा लेने से ना ब्लाइंडनेस होने लगती है हल्की हल्की, मतलब विजन में दिक्कत आने लगती है फिर। ठीक। नेक्स्ट इसका सीड मेच्योरिटी, यानी कि ये जल्दी उग पाता है। जैसे अगर हम दो पेड़ों को लगाएंगे, एक वीड होगा और एक हमारा पेड़ होगा, तो ये लेट में उगेगा लेकिन ये जल्दी उग जाएगा, और ये जल्दी बड़ा होगा। जितने जल्दी ये बड़ा होगा उतने जल्दी इसकी रूट फैलेगी, रूट फैलेगी तो ये ज़्यादा पानी लेगा, इसको पानी बाद में मिलेगा और कम मिलेगा। ठीक। अब नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ वीड। ये सारे पॉइंट्स मैं पॉइंट वाइज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिक्स बता रही हूँ 12th के भी और हमारे नॉर्मल ये पीएटी एग्ज़ाम के भी। ठीक, दोनों के बता रही हूँ। तो आप इन सारे पॉइंट्स को ईजिली, अगर आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको एकदम ईजिली समझ आ जाएंगे अभी ये पॉइंट्स। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बोल दीजिए, या तो मुझे इंस्टा में मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा में इसका एक ग्रुप है, मतलब सॉरी, इंस्टा में अकाउंट है, मैं अकाउंट लिख देती हूँ, एग्रो जोन, ये डैश है। ठीक, ये अकाउंट है इंस्टा का, और ये अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम, ये इम्पॉर्टेंट है 12th के बेसिस से भी और पीएटी के बेसिस से भी, क्योंकि ये दोनों में आता है। ये मेन ना 12th में आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स को एक्सप्लेन कीजिए, यानी वीड के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कीजिए। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, और पीएटी में तो सीधा सीधा पूछेगा खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ सीजन का वीड कौन सा है, लाइक एनुअल वीड कौन सा है, ऐसे कुछ भी पूछ देगा। ठीक। तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीड में। सॉरी, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के टॉपिक पे बेस पे बताई हूँ मैंने। ठीक, मतलब अलग अलग पॉइंट के बेसिस पे। लाइक फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन सीज़न, यानी सीज़न के बेसिस पे। सीज़न का मतलब क्या होगा? सीज़न का मतलब तीन, जैसे कि हमारा तीन होते हैं ना, खरीफ, रबी और जायद। जैसे ये देखो लिखा हुआ है यहाँ, खरीफ, खरीफ, रबी और जायद, ये तीन है। इन तीनों के सीज़न, सॉरी, ये तीन है। इन तीनों के बेसिस पे, लाइक बेस्ड ऑन सीज़न, यानी तीन सीज़न होते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्रॉप का भी पढ़ते हैं तो उसमें भी तीन ही सीज़न होते हैं, उनका नाम होता है खरीफ, रबी और जायद। वैसे ही इसमें भी तीन ही सीज़न होंगे, खरीफ, रबी और जायद। ठीक, और आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा वैसे तो, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। बेस्ड ऑन सीज़न, खरीफ सीज़न, खरीफ का हमारा सीज़न स्टार्ट होता है जून जुलाई से और जाता है, इसके बाद चार काउंट करो। ठीक, जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर और अक्टूबर तक जाता है। उसके बाद रबी, रबी सीज़न जाता है हमारा सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होता है ये, और ये जाता है अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी जनवरी फरवरी तक के जाता है। ठीक, फेब। उसके बाद हमारा जायद, ये हमारा स्टार्ट होता है फेब मार्च में। ठीक, और ये हमारा जाता है जून तक के। देखे, तीन, यानी 12 मंथ्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, सीधी चीज़ है। खरीफ, रबी और जायद, ये हमारा हो गया खरीफ, रबी और जायद का एक्सप्लेनेशन। ओके, अब इसके वीड्स के नाम पढ़ते हैं। खरीफ वीड्स में कौन कौन से आएंगे? वाइल्ड एमेरेंथस, यानी जंगली चौलाई, हजार दाना। ये नाम ना इंग्लिश हिंदी में दोनों में सेम रहते हैं, कुछ कुछ नाम रहते हैं जो इंग्लिश में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी इंग्लिश हिंदी वाले नाम। ठीक, और खरीफ सीज़न के जो वीड्स होते हैं उनके नाम देखिए, वाइल्ड एमेरेंथस, हजार दाना, वाइल्ड एमेरेंथस, हजार दाना, मोथा, दूब ग्रास। दूब ग्रास यानी कि दूब घास, जंग नॉर्मली जो उगती है दूब घास, वो। उसके बाद कैरोट ग्रास, कैरोट ग्रास को हिंदी में गाजर घास बोलते हैं, और कैरोट ग्रास ना उसका नॉर्मल जो नेम होता है कैरोट ग्रास का, उसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, और नॉर्मल नेम होता है गाजर घास ही बोलते हैं नॉर्मली उसको। ठीक, ये होती है कैरोट ग्रास, और इसको ना कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, यानी कांग्रेस घास। उसके बाद वाइल्ड ओट्स, यानी जंगली जई। उसके बाद सावा, ये ना सावा एक टाइप का ना जंगली धान होता है,
ये हिरणखुरी नाम हिंदी में ही है, हिरणखुरी। ये सारे नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसकी कोई वो नहीं है ट्रिक वगैरह। और इसकी ट्रिक होगी तो मैं इसका वीडियो डाल दूँगी, इफ़ आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मतलब इफ़ हुई तो मैं बना दूँगी। नेक्स्ट, रवि की वीड्स, यानी रवि सीजन में जो भी वीड्स उगती हैं उनका नाम है कृष्णनील, वाइल्ड अनियन। अब एक छोटा सा सिंपल सी चीज़, अगर आपको पता है कौन से क्रॉप खरीफ में उगते हैं, कौन से क्रॉप्स रबी में उगते हैं, कौन से ज़ैद में उगते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी वीड होगा, यानी उसके जैसा या उसके नाम पे जो भी वीड होगा वो उसी के सीज़न में उगेगा, ये आप पता कर सकते हो। जैसे कि देखो, ओट्स यानी कि जई, तो जई उसी खरीफ में उगता है, तो इस ये खरीफ सीज़न में वाइल्ड ओट्स आ गया। सावा यानी जंगली धान बताई मैंने, तो ये भी धान खरीफ में उगता है, इसीलिए खरीफ में सावा आ गया। उसके बाद क्या, दूब घास तो भाई जनरली 12 महीना दिखता है, लेकिन ये सीज़न का होगा तो ये खरीफ सीज़न में आता है, ठीक। उसके बाद वाइल्ड एमरैंथस चौलाई, ये भी खरीफ का होता है। नेक्स्ट, रवि के वीड्स, यानी रबी सीज़न में जो भी वीड उगेंगे वो नाम है कृष्णनील, वाइल्ड अनियन यानी कि जंगली प्याज। उसके बाद बथुआ, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार पूछ देता है। मैक्सिकन पॉपी, यानी कि इसी को बोलते हैं हम सत्यानाशी, ये देखो लिखा हुआ है सत्यानाशी, मैक्सिकन पॉपी। इसको मैक्सिकन पॉपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम में मैक्सिकन आता है, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना, तो इसीलिए इसको मैक्सिकन पॉपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड ओट्स, वाइल्ड ओट्स इसमें भी उगता है, यानी खरीफ में उगता है लेकिन रबी में भी उग सकता है। और येलो सेंजी, यानी इसको बोलते हैं पीली सेंजी। गेहूँसा, यानी इसको ना इसके और भी नेम होते हैं, गेहूँसा, गेहूँ का मामा, ये भी बोलते हैं इसको गेहूँ का मामा। और गेहूँ आ रहे हैं, ये रवि में उगता है, गेहूँ भी रवि का है और गेहूँसा भी रवि का है, क्योंकि दोनों मतलब गेहूँसा गेहूँ के जैसा ही होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है जायद में, इसमें आता है फॉक्सटेल। फॉक्सटेल मतलब ना वो होता है, फॉक्सटेल का मतलब होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में फॉक्सटेल को, वो बोल वेट, फॉक्सटेल को हिंदी में अलसी बोलते हैं। ये काला काला छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद जैद में जनरली मैंने बताई थी, जैद में ना वो मार्च से लेकर के जून तक का टाइम आता है, तो मार्च से जून टाइम पे थोड़ी गर्मी रहती है, तो ये गर्मी में झरबेरी उगती है। झरबेरी ना कांटे कांटे रहते हैं, उसमें झरबेरी बोलते हैं, फॉक्सटेल और झरबेरी उगते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल यानी कि एनुअल बाइनियल और पेरिनियल 3 होते हैं। लाइफ साइकिल यानी कि उनका जीने का लाइफ कितना होता है, यानी ड्यूरेशन कितना होता है उनके जीने का, जीवन काल के आधार पर, ऐसे भी बोल सकते हैं। और एनुअल यानी कि एक वर्षीय, यानी एक वर्ष में अपना फसल चक्र, यानी अपना फसल क्या बोलते हैं, अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको एक साल में कंप्लीट करते हैं, उसको बोलेंगे एनुअल, यानी एक वर्षीय। इसमें आएंगी खरीफ, रबी और जायद, यानी जो मैंने ऊपर बताई खरीफ, रबी और जायद, इनके पूरे क्रॉप्स इसमें आ जाएंगे, किसमें, एनुअल वाले में। सॉरी, ये थोड़ा सा बोल दी मैंने, इसमें आ जाएंगे, ठीक, एनुअल वाले में। और इसके जस्ट 2-3 एग्जांपल देख लीजिए, हजारदाना, मोथा, कांसी, ये न्यू नाम है कांसी, ये भी एक वीड होता है। सावा, कैरोट ग्रासिनी, गाजर घास। नेक्स्ट, बाइनियल, बाइनियल मतलब होगा जो 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष का मतलब ये नहीं होता कि वो पहले वर्ष में कुछ नहीं होगा दूसरे वर्ष में होगा, ऐसे नहीं, एक से ज़्यादा और 2 से कम, यानी कि एक से ज़्यादा और 2 से कम, यानी एक से ज़्यादा से लेकर के 2 से कम, ठीक, इतना होगा इसका लाइफ साइकिल। यानी अगर एक से देखो, क्योंकि ना एक से अगर वो कम होगा तो वो एनुअल वीड बन जाएगा, अगर एक से, यानी इस वाले में आएगा <<1, इस वाले में बाइनियल वाले में आएगा <1, सॉरी, more than 1 to <<2, और थर्ड वाले में आएगा more than 2 to more than 2 ही लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो more than 2 to <3, यानी 2 से ज़्यादा 3 से कम, ठीक। ये होती है इन लोग की लाइफ साइकिल, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल की। और अब बाइनियल यानी द्विवर्षीय वाले में कितना, 2 साल का, यानी कि एक से ज़्यादा और 2 से कम में कौन कौन होंगे, वाइल्ड अनियन, वाइल्ड कैरोट और वाइल्ड कैबेज।
यानी जंगली प्याज, जंगली गाजर और जंगली पत्ता गोभी। और जंगली पत्ता गोभी की जगह हम जंगली गोभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी फूल गोभी दोनों आता है। ठीक, अब बाइनियल वाले को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक दे सकती हूँ, थोड़ा अजीब ट्रिक है बट है। ठीक, बाइनियल वाले को याद करने के लिए, यानी 2 साल में जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, ऐसे को याद करने के लिए एक ट्रिक है। आपने मोमोज देखा होगा, उसमें जनरली ये हमारा गाजर और पत्ता गोभी का यूज़ होता है, और हम प्याज भी डाल सकते हैं। ठीक, 3 चीज़, प्याज, पत्ता गोभी और गाजर, और यही 3 चीज़ से हमारा मोमोज बनता है। तो याद रखो कि मोमोज 2 साल वाली चीज़ों से बनता है। और सीधी चीज़, और यहाँ पर भी वाइल्ड अनियन दिख रहा है, यानी प्याज की लाइफ साइकिल भी 2 साल में होती है। यानी ये जो रहते हैं ना, वो पहले 1 वर्ष में अपनी वो यानी अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे। वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि जितनी भी पत्ती वत्ती उगनी होगी वो सब उगेगा। उसके बाद दूसरे वर्ष में इनका सीड और फ्रूट उगेगा, प्याज में भी, गाजर में भी और पत्ता गोभी में भी। इसलिए प्याज को 2 साल लगते हैं उगने के लिए, और पत्ता गोभी को भी और गाजर को भी। ठीक, अब नेक्स्ट है पेरिनियल। पेरिनियल में क्या है? पेरिनियल में देखो यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 2 ईयर, यानी मैंने बताई थी 2 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम। 2 साल से ज़्यादा यानी 2 साल से ज़्यादा में 3 साल से भी ज़्यादा हो सकता है ना पेरिनियल में। पेरिनियल में यानी बहुवर्षीय बोलते हैं। हिंदी में नाम बताते जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मोर देन 2 ईयर, इसके एग्जाम्पल होते हैं मोथा, कैरोट ग्रास यानी कि गाजर घास, नागफनी। नागफनी को ना वो कैक्टस भी बोलते हैं इंग्लिश में। नागफनी मतलब कैक्टस और नागफनी एक ही होता है। ठीक, नागफनी। जॉनसन ग्रास, इसका हिंदी में नाम नहीं है, जॉनसन ग्रास ही बोलते हैं। नेपियर ग्रास, इसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, नेपियर ग्रास को। सूडान ग्रास, इसका नाम सूडान ग्रास ही है, सूडान घास भी बोल सकते हो आप, नेपियर घास भी बोल सकते हो। झरबेरी, ये वही कांटे वाली जो जेद में उगती है, जायद में। उसके बाद वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का मतलब होता है जलकुंभी, हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं वाटर हाइसिंथ को। ठीक, ये पानी के अंदर उगती है और ये 2 साल से ज़्यादा टाइम लेती है उगने के लिए पूरा। यानी इसका लाइफ साइकिल ख़त्म कब होगी है, वाटर हाइसिंथ कब ख़त्म होती है यानी जलकुंभी 2 साल से ज़्यादा टाइम में। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और वो क्या क्या है, सॉरी। ठीक, ये कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला नोट पॉइंट, कांसी इज अ एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल टाइप ऑफ वीड। यानी कि ये जो कांसी नाम बताई थी मैंने एनुअल में, ये सिर्फ एनुअल नहीं है, ये बाइनियल भी है, ये पेरेनियल भी है। यानी ये तीनों टाइम में होती है, यानी ये 1 साल में भी ख़त्म होती है, 2 साल में भी। यानी इसका फसल चक्र नॉर्मली मान जाए तो 3 साल का होता है, लेकिन ये एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल तीनों टाइप में आती है। ठीक, नेक्स्ट नोट। ठीक, हिरन खुरी प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है वो बताती हूँ। सॉइल इरोजन यानी कि मृदा क्षरण, यानी किसी भी कारण से मिट्टी का बह के चले जाना, बह के या उड़ के चले जाना, इसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। यानी क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन को? मृदा क्षरण, यानी मृदा का क्षरण होना किसी भी रीज़न से, चाहे वो बायोलॉजिकल मेथड, चाहे वो बायोलॉजिकल रीज़न से हो, चाहे वो ऐसे ही जनरल मतलब वेदर कंडीशन से हो, चाहे विंड से हो, चाहे वाटर से हो, किसी भी टाइप से इरोजन होता है अगर, तो उसको हम बोलेंगे सॉइल इरोजन। और ये सॉइल इरोजन को बचाता, यानी सॉइल इरोजन को रोकता कौन है? हिरनखुरी, क्योंकि ये क्या होता है, एक डीप रूटेड क्रॉप होती है। मैंने बताई थी ना अभी, क्योंकि ये एक डीप रूटेड क्रॉप होती है, इसीलिए ये मृदा क्षरण को कम करती है। लास्ट नोट, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई नोट में, ई होगा ये नोट। लास्ट नोट, कैरोट ग्रास एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूएसए टू इंडिया विद द सीड्स ऑफ व्हीट इन 1998। कैरोट ग्रास यानी कि क्या होता है? गाजर घास, बताई थी मैंने, गाजर घास। पार्थेनियम हिस्टोफोरस साइंटिफिक नेम होता है। ये देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस साइंटिफिक नेम, कैरोट ग्रास, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, और ये कहाँ से आई थी? ये यूएसए से ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताई थी, इसी के लिए, इसी के बाद यानी इसी चीज़ों को देखते हुए फिर 1912 में, 1912 में बनाया गया क्या? प्लांट टू क्वारंटाइन एक्ट। ठीक, और ये कैरोट ग्रास उसके बाद ही आया, खैर ये 1998 में आया। 1912 में वो बना था, क्योंकि हमारा जो रूल था वो 1912 में बना था, और ये जो आया है वो 1998 में आया। कहाँ से? यूएसए से इंडिया में। किसके साथ?
वीट के सीड्स मैंने बताई थी, कुछ कुछ सीड्स में मैच होते हैं, तो ये वीट के सीड्स के साथ गलती से आ गया क्या, कैरोग्रास यानी कि पार्थेनियम हिस्टोफोरस आ गया वीट्स के सीड्स के साथ। ठीक, नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन कॉटिलीडन। कॉटिलीडन यानी बीज पत्र, यानी ये एक होता है एक बीज पत्री और ये होता है द्विबीजपत्री। ठीक, दो टाइप के सीड्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे ये सब। ये इस टाइप के कुछ सीड्स होते हैं, एक साइड से रेडिकल एक साइड से प्लूम्यूल निकलता है, एक साइड से रेडिकल निकलता है, यानी जड़ और तना निकलता है, वही बोलते हैं कॉटिलीडन बीज पत्र। अब दो टाइप होते हैं इसमें भी, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री, डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री यानी कि दो बीज पत्र वाले, और एक बीजपत्री यानी कि एक बीज पत्र वाले। ठीक, इसके एग्जाम्पल होते हैं मोथा, दूबग्रास, मकरा। ये भी मकरा एक वो होता है, वीड होता है। दूबग्रास यानी दूब घास, मोथा मोथा ही बोलते हैं। वाइल्ड राइस यानी जंगली धान, गेहूँसा और कांस। और ये जो सारे मतलब इसमें ना सबके सब नैरो लीव यानी कि सकरी पत्ती वाले। सकरी पत्ती यानी जिसकी पत्ती ऐसी पतली पतली होती है, धान की पतली पत्ती देखे होंगे आपने, सिर्फ पतली पतली पत्ती निकलती है। नैरो लीव मतलब कि सकरी पत्ती वाले, यानी ऐसे ऐसे पत्ती होती है इनमें। ग्रैमिनी फैमिली, पोएसी को ही ग्रैमिनी भी बोलते हैं, ग्रैमिनी फैमिली के आते हैं, और भी आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रैमिनी फैमिली के सारे मोनोकॉट में आते हैं। डाइकॉट में क्या आएंगे, यानी द्विबीजपत्री में बथुआ, हिरनखुरी, सत्यानाशी यानी वो सरसों जैसे वाला, और कृष्णनील, वाइल्ड अमरंथस यानी जंगली चौलाई। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें भी नोट है कुछ, देखते हैं। ये है गेहूँसा इज ऑल्सो नोन एज गुल्ली डंडा, गेहूँ का मामा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ नोट कर लेना। लिख रहे होगे अगर आप, लिखना वैसे बेटर है, क्योंकि आप ये सब लिखोगे तो आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, आप उसमें से पढ़ सकते हो और अपने नोट से ना ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। गेहूँसा इज ऑल्सो नोन एज गुल्ली डंडा, गेहूँ का मामा साइंटिफिक नेम होता है फेलेरिस माइनर। इस साइंटिफिक नेम को याद कर ही लेना, ये एग्जाम में आता है, 12th में भी आता है और पीएटी में भी। गेहूँ का मामा भी बोलते हैं, गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। नाम क्यों रखा गया ये नहीं बता सकती, क्योंकि पता नहीं है, ये तो मतलब नाम ऐसे ही रख दिए जाते हैं जनरली, क्योंकि कई चीज़ों के नाम होते हैं जो जिस पर कोई जो किसी चीज़ पे बेस्ड नहीं होते। जैसे गेहूँ सा समझ आता है क्योंकि गेहूँ की फील्ड में उगता है। गेहूँ का मामा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भी गेहूँ की फील्ड में ही उगता है। ठीक, इसलिए गेहूँ सा, गुल्ली डंडा, गेहूँ का मामा, साइंटिफिक नेम इज फेलेरिस माइनर। और हमेशा एक पॉइंट बता दूँ, फेलेरिस माइनर यानी साइंटिफिक नेम को कभी भी या तो इटैलिक वर्ड्स में लिखना, यानी ऐसे थोड़ा सा तिरछा, और या तो फिर उसके नीचे जीनस और स्पीशीज यानी इसके नीचे ऐसे और ऐसे लाइन खींचना। अब यहाँ पर पे लाइन मैंने नहीं खींच पाई थी, इसलिए मैंने टेढ़ा लिखी हुई, दिख सकता होगा आप लोगों को, थोड़ा सा कर्सिव में लिखा हुआ है, मतलब सॉरी इटैलिक वर्ड्स में लिखा हुआ है ये। ठीक, नेक्स्ट नोट है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। ये मैंने पहले ही बताई हूँ आपको, कांग्रेस ग्रास या फिर कैरोट ग्रास बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, ये भी आता है। और हमारे दूब घास का साइंटिफिक नेम होता है साइनोडोन डैक्टाइलोन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि उनकी उत्पत्ति के बेसिस पे, यानी उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट होता है इंडिजीनियस, यानी कि जो भी इंडिया में हो, यानी जिसका ओरिजिन इंडिया का हो, यानी जिसकी उत्पत्ति इंडिया से ही हुई हो। उसमें आएगा कांस, गेहूँसा, गेहूँ का मामा, सावा यानी जंगली धान। नेक्स्ट, एग्जॉटिक यानी कि इंडिया को छोड़ करके, यानी इंडिया को छोड़ के बाकी किसी भी जगह से हुई होगी अगर उसकी उत्पत्ति, तो वो आएगा एग्जॉटिक में। क्या क्या होंगे, कैरोट ग्रास, यानी यही हमने अभी देखा कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। और ये कहाँ से आया था, यूएसए से। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये देखिए, कैरोट ग्रास एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूएसए टू इंडिया इन 1998। ठीक, नेक्स्ट एग्जॉटिक में आएगा कैरोट ग्रास, मोथा, हिरनखुरी। हिरनखुरी और कांग्रेस ग्रास ज़्यादा पूछा जाता है इसमें से, दोनों में से। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है ये बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये 12th के भी पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। और ये हमारे पीएटी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वीड साइंस से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, और इसमें मैंने पीएटी प्लस 12 दोनों इंक्लूड करी हूँ। ठीक, ये पहले जो 4 है ये सिर्फ और सिर्फ, सॉरी पहले जो 3 है ये इतने ही दिए हैं 12th वाले में, और ये सब जो है ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है पीएटी पर्पज़ से, पूरे मिला के इंपॉर्टेंट है पीएटी के लिए।
और जो ऊपर के 3 हैं वही बस दिए हैं 12th के में। अगर आप चाहें 12th में ज़्यादा लिखना तो आप ये पूरे लिख सकते हैं, ईजी है, सबको समझा दूंगी तो सब ईजी लगेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीएटी में मतलब 12th में जितना दिया है बुक में उतना ही लिखना चाहोगे तो फर्स्ट वाले स्टार्टिंग के 3 लिख सकते हो। ठीक, सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वीड। एब्सोल्यूट वीड क्या होता है? अब सीधे सीधे सामने जो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो। बहुत इजी इंग्लिश में लिखी हूँ, मतलब इंग्लिश में लिखी हूँ बट इजी वर्ड्स में लिखी हूँ, आपको ईजिली समझ आएगा। ओके, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। फर्स्ट एब्सोल्यूट वीड, नाम इंग्लिश में ही होता है। नॉट रिलेटेड टू फील्ड क्रॉप एंड दे डजंट इफेक्ट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ क्रॉप। यानी एब्सोल्यूट वीड जो होते हैं ना, ये क्रॉप यानी ये सपोज में ये हमारा फील्ड है, इससे कुछ भी उनका रिलेशन नहीं रहेगा और ना ही ये हमको आय, हमारे जो उत्पादन में या हमारी आय में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इकोनॉमिक वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि उगते हैं ये फील्ड के बाहर बाहर उगते हैं, यानी ये मेन फील्ड में नहीं उगेंगे, यानी मेन क्रॉप को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे, ये बाहर बाहर उगेंगे। जैसे कि धतूरा, धतूरा आपने देखा होगा, ऐसे शिव जी का फल रहता है, बोलते हैं ऐसे गोल गोल काटे 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 रहते हैं, हरे कलर का रहता है, उसको बोलते हैं धतूरा। उसका पेड़ जो रहता है वो हमेशा बाहर रहता है, कभी खेत में नहीं उगता, मतलब बहुत कम चांस होते हैं उसके खेत में, क्योंकि वैसे तो उगता ही नहीं है। उसके बाद हिरणखुरी, ये भी डीप रूटेड होता है और ये भी क्रॉप की फील्ड में बहुत कम उगता है। कृष्ण नील, बथुआ, बथुआ उगता है बट फिर भी इसको एब्सोल्यूट वीड में काउंट किया जाता है, इसलिए मैंने लिखवा दी हूँ। और सत्यानाशी, ये भी उगता है बट इसको भी काउंट किया जाता है क्योंकि ये बाहर ज़्यादातर उगता है। ठीक, बथुआ, सत्यानाशी यानी वो सरसों जैसा वाला, कृष्ण नील, हिरणखुरी, धतूरा, ये सब होंगे एब्सोल्यूट वीड। नेक्स्ट रिलेटिव वीड। अब सीधी चीज़ है, ये एब्सोल्यूट था यानी फील्ड में नहीं उगता, यानी फील्ड से कोई रिलेशन नहीं, और ये है रिलेटिव, नाम ही आ रहा है रिलेटिव, यानी ये उससे रिलेशन रखेगा, यानी हमारी ये फील्ड में उगेगा। यानी अब जितने भी वीड होते हैं, लाइक हमने देखे अभी तक, गेहूं के में उगता है गेहूं, धान के में उगता है जंगली धान, ओट्स के में जंगली ओट्स यानी वाइल्ड ओट्स, और चौलाई के में जंगली चौलाई यानी वाइल्ड एमेरंथस। वैसे ही रिलेट करके आप इसको समझ सकते हो। ठीक, अब पढ़ो, दीज टाइप ऑफ वीड आर इजी टू कंट्रोल, और ये फील्ड में उगते हैं और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और धतूरा और हिरणखुरी को कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है क्योंकि वो बहुत डीप रूटेड होता है। ठीक, weeds are easily to control and also has relation to crop and economic value। यानी सपोज ये एक फील्ड है, इसमें आपने धान लगाए हो, इसमें अगर कहीं कहीं पे मतलब अगर बोलेंगे वीड से, मतलब ये जो हमारी फील्ड है उससे रिलेशन रखता है, यानी कि ये हमारी फील्ड में ही उगेगा और ये इकोनॉमिक वैल्यू भी दे रहा है, यानी कि ये फील्ड में ऐसी क्रॉप उगेगी जो मतलब कैसे समझाओ, जैसे ये एग्जांपल देखो, बार्ले इन वीट। ठीक, यानी गेहूं की फील्ड में बार्ले का उग जाना यानी जौ का उग जाना। ठीक, तो अगर हमारी गेहूं की फील्ड में एक कुछ जौ के पौधे उग गए तो हम उसमें से जौ ले लेंगे, अलग से थोड़ी सी जौ, और हमारा मेन जो क्रॉप रहेगा वो है गेहूं, उन दोनों को मिला के बेचेंगे तो हमारे को जौ के भी कुछ पैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू, यानी इकोनॉमिक में भी प्रॉफिट होगा इस क्रॉप से, यानी इसीलिए इसको रिलेटिव वीट बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है रिलेशन टू क्रॉप एंड हैज़ अ इकोनॉमिक वैल्यू, दोनों रहती है इसकी। ठीक, इसका एग्जांपल होगा बार्ले, यानी किसी में भी, जैसे बोल दो धान में हमारा ओट्स का उग जाना, या हमारा किसी भी चीज, किसी भी एक क्रॉप पे दूसरी क्रॉप का उग जाना क्या कहलाएगा? रिलेटिव वीट। एग्जाम्पल है बार्ले इन वीट, मस्टर्ड इन ग्राम, मस्टर्ड यानी सरसों, चने के खेत में सरसों, और एक्सेट्रा। आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हो, जैसे चने के खेत में सरसों उग गया थोड़ा सा, और किसके में, जैसे हम गन्ने के खेत में कुछ कुछ अलग अलग क्रॉप अगर उग गए बीच में, गन्ने में तो ईजिली क्रॉप्स, ईजिली वीड आसानी से दिखाई देते हैं वीड्स, तो अगर वीड की जगह कोई और क्रॉप उग गया तो आप उसको ले सकते हो, वो होगा रिलेटिव वीड। यानी एक मेन क्रॉप की खेत में एक दूसरे किसी इंपॉर्टेंट क्रॉप का उग जाना, या इंपॉर्टेंट नहीं, किसी भी खाने वाली क्रॉप का उग जाना। ठीक, नेक्स्ट रोग। रोग मतलब और बता दूं, रोग एक वर्ड भी होता है रोगिंग, इसका मतलब होता है, रोगिंग का मतलब होता है वीड को उखाड़ना। कौन सी किसी भी वीड मतलब किसी भी एक खेत में से अगर हम वीड को रिमूवल कर रहे हैं, वीड को उखाड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे रोगिंग। ठीक,
और रोग के एग्जाम्पल क्या होंगे? रोग मतलब होता है किसी भी एक खेत में, जैसे आपने धान का IR8 सॉरी IR8 लगाए हो, उसके साथ अगर गलती से कहीं कहीं पे IR36, ये भी एक वैरायटी है, ये उग गई, तो हम इसको बोलेंगे रोग फसल उग गई। ठीक। और कोई भी मतलब किसी भी क्रॉप की एक वैरायटी के बीच दूसरी वैरायटी का उग जाना कहलाता है रोग फसल, रोग क्रॉप। IR8 में IR36 का उग जाना। अर्पा अर्पा इन बिलासा, यानी बिलासा की फसल, ये भी एक उसका है राइस का। बिलासा में अरपा का उग जाना। नॉरेन 10 और सोनारा 64, ये दोनों वीट की है यानी गेहूं की। तो सोनारा 64 में नॉरेन 10 का एक दो ठो पेड़ उग गया, तो इसको भी हम बोलेंगे रोग। और इसको उखाड़ने को क्या बोलेंगे? रोगिंग। ये पूछते हैं रोगिंग, ROUGING, रोगिंग। ठीक। नेक्स्ट, अभी यहाँ तक कि ये इतने ही दिए हैं ना 12th में, लेकिन ये भी आप लिख सकते हो 12th में, काम आएगा क्योंकि PAT में। नेक्स्ट, वॉलंटियर वीड। वॉलंटियर वीड, अब इसमें लिखो, देखो पढ़ो क्या लिखा है। ठीक। दैट ग्रो इन अनदर सीजन एक्सपेक्ट देयर ओन सीजन, यानी अपने मेन सीजन को छोड़ के ये दूसरे क्रॉप के सीजन में उगते हैं। जैसे अगर खरीफ का क्रॉप है, वो रबी में उग गया, यानी या जेद में उग गया, या जेद का क्रॉप है, खरीफ या रबी में उग गया गलती से, तो इसको हम बोलेंगे क्या? वॉलंटियर वीड। यानी अपने फसल के क्या सीजन को छोड़ के दूसरे सीजन में उग रहा है, तो इसको बोलेंगे वॉलंटियर वीड। एग्जाम्पल, जैसे मस्टर्ड। मस्टर्ड हमारा रवि का है और ये उग रहा है हमारा जेद या खरीफ में, तो हम इसको वॉलंटियर वीड बोल देंगे। यानी ये एक ही फील्ड में उग रहा है, लेकिन ये होगा वॉलंटियर। भली ये पैसे मतलब भली ये यूजफुल है हमारे लिए, लेकिन ये होगा वॉलंटियर वीड। ठीक। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शनल वीड। क्रिएट ऑब्जेक्शन इन मेन क्रॉप ग्रोथ, यानी इसका एग्जाम्पल पढ़ो, खुद ही समझ आएगा। कांसनी सीड मिक्सड विद बरसीम सीड। ऑब्जेक्शनल वीड में क्या बोलेंगे हम? जैसे एक फील्ड है, इसमें कुछ सत्यानाशी यानी सरसों जैसे दिखने वाली सत्यानाशी के उग गए और सरसों उगाए हैं हमने। अब सरसों में सत्यानाशी के बीज तो मिक्स हो जाएंगे। अब मिक्स हो जाएगी तो इसको इकोनॉमिक लॉस होगा ना, यानी बेचने जाएगा तो सत्यानाशी मिला रहेगा तो कोई नहीं खरीदेगा, जिसको पता चल जाएगा तो उसकी इकोनॉमिक लॉस हुई। इसीलिए ये उसके ग्रोथ में ऑब्जेक्शन करता है, यानी ये उसको उगने नहीं देगा अच्छे से पहले तो, और उग गया तो उसका इकोनॉमिक लॉस। एग्जाम्पल देखो, कांसनी सीड मिक्सड विथ बरसीम, यानी बरसीम के खेत में कांसनी के सीड मिक्स हो जाना, या तो फिर सत्यानाशी के सीड में सरसों के सीड में सत्यानाशी का मिक्स हो जाना, मेथी में सेंजी का मिक्स हो जाना, वीट यानी गेहूं में हिरनखुरी का मिक्स हो जाना। इन सबको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? इन सबको हम ऑब्जेक्शनल वीड। आप ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद होगा। मिमिक्री वीड, इसमें यानी जो भी दो है यहाँ पे, देखो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मिमिक्री और सैटेलाइट। मिमिक्री मतलब कि जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, और सैटेलाइट यानी कि जो एक दूसरे की ग्रोथ को, यानी उसकी जो ग्रोथ की वो है, क्या बोलेंगे उसको, उसका जो ग्रोथ है उसको जो कॉपी करता है उसको बोलेंगे सैटेलाइट। अब मिमिक्री देखो, मिमिक्री में आएगा गेहूंसा इन वीट, यानी जो मैंने बताई थी, वीट यानी गेहूं के जैसे दिखता है कौन? गेहूं, यानी गेहूं का मामा। और धान के जैसे दिखता है सावा। और वाइल्ड ओट्स नॉर्मल ओट्स के जैसे दिखता है। तो अगर ये ओट्स के में वाइल्ड ओट का उग जाना, धान के में जंगली धान का उग जाना, गेहूं के में गेहूंसा का उग जाना, ये सब कहलाएंगे मिमिक्री वीड, क्योंकि ये दोनों एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सैटेलाइट वीड। सैटेलाइट वीड क्या होता है? दे ट्रैक द मेन क्रॉप एंड ग्रो सिमिलरली। सीधे सीधे लिखा है ग्रो सिमिलरली, यानी कि ये होते सेम नहीं है, लेकिन ये उगते एकदम सेम है, मतलब उसकी कॉपी करके उगेगा। जैसे उसमें पत्ती आई तो मेरे में भी पत्ती आए, उसका अगर 4 लीव स्टेज है तो मेरा भी 4 लीव स्टेज हो, उसका अभी अगर जर्मिनेशन हो रहा है तो उसका भी जर्मिनेशन होगा। ऐसे वो ट्रैक करता है एक दूसरे को, यानी जो वीड होता है वो मेन क्रॉप को ट्रैक करता है, सैटेलाइट वीड बोलते हैं। वाइल्ड ओट्स में मतलब बारले में वाइल्ड ओट का उग जाना। वाइल्ड ओट्स यानी कि जंगली जई का उग जाना, किसमें? बारले में। नेक्स्ट है एक ये बच्चा नॉक्सियस। नॉक्सियस मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक,
नॉक्सियस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लिटरली बहुत हार्ड होता है। और ठीक, दूब घास मैंने बताई थी, ये रनर्स होते हैं क्योंकि ये, इसकी अगर पत्ती गिर जाएगी ना तो वो अलग वहाँ पे दूब घास उगा लेगी। यानी आप रोग, अगर आप वीड रिमूवल कर रहे हो और उसकी पत्ती गिर गई तो वो फिर से नया उगा लेगी दूब घास। और उसके बाद एक होता है कैरोट ग्रास। कैरोट ग्रास का क्यों? क्योंकि उसकी जड़ ना बहुत हार्ड होती है, वो बहुत पकड़ी हुई होती है सॉइल को, इसलिए वो करती है इफेक्ट। उसके बाद हिरणखुरी। हिरणखुरी तो मैंने बताई थी डीप रूटेड होता है बहुत, तो ये भी हार्ड होता है इसको कंट्रोल करना। और कैरोट ग्रास को कंट्रोल करने के लिए, पता है ये कैरोट ग्रास को कंट्रोल करने के लिए वो चलाया गया था, मतलब एक वो स्टार्ट किया गया था, क्या बोलेंगे हम उसको, एक चेन स्टार्ट की गई थी कि आप जितना कैरोट ग्रास ला करके हमको दोगे उतने पैसे मिलते थे उसके। क्योंकि ना इससे, इसके ज़्यादा होने से ना अस्थमा का खतरा बढ़ जाता था। मतलब इसको अगर ये आसपास होता था और इसके जो पोलन ग्रेन्स होते थे वो जाते थे ना बॉडी में, तो थोड़ा, थोड़ी मात्रा में नुकसान करता था, बट करता था। अस्थमा होने लग गया था इससे। और इसको ना स्नीज ग्रास भी बोलते हैं। सॉरी, थोड़ा बोलने में वो स्लिप ऑफ टंग था। स्नीज ग्रास बोलते हैं। स्नीज ग्रास मतलब जिससे स्नीजिंग हो। स्नीजिंग यानी कि सर्दी हो जाना या थोड़ा सा नाक में वो होना, उसको बोलते हैं स्नीजिंग। ठीक। और ये ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल होती है। हाँ, और ये ना इंडिया में जो आई थी यूएसए से, मैंने बताई थी ये। ठीक। और ये जो रहता है, ये सारे वीड्स जो होते हैं ना, ये थोड़े से क्रॉप से ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे मैंने बताई थी सीड्स के मामले में, इन सब के मामले में ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस कारण से ये बहुत हार्ड भी होते हैं, इनको कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट होता है और ये इंसानों के लिए हानिकारक भी होते हैं। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेस्ड ऑन रिलेशनशिप वाला, इसको एम पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन क्रॉप बाउंड वीड। क्रॉप बाउंड मतलब कि क्रॉप यानी इसका किसी चीज़ से रिलेशन होना, लाइक स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट, दो टाइप के होते हैं, स्टेम परजीवी और सॉरी, स्टेम परजीवी को बोलते हैं तना परजीवी, और रूट पैरासाइट को बोलते हैं जड़ परजीवी। तो ये पूछा जाता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, इसका एक क्वेश्चन आता है कि स्टेम पैरासाइट, क्योंकि देखो चार ही नाम है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इसको पूछा जाता है। स्टेम पैरासाइट में नाम होता है अमरबेल। अमरबेल ना ऐसे बेल के जैसे सारे पेड़ों को ढक लेती है अपने से, इसलिए इसका नाम होता है अमरबेल। और एक आता है लोरेंथस। ठीक। और नेक्स्ट होगा रूट पैरासाइट। इसमें आता है दो ठो, स्ट्राइगा और ओरावंकी। ओरावंकी और स्ट्राइगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों नाम और अमरबेल ये पूछा जाता है। लोरेंथस उतना नहीं पूछा जाता। ओके, आप सबको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है बेस्ड ऑन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मैंने बताई थी मतलब क्या होता है इसका। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वानस्पतिक प्रसारण बोलते हैं हिंदी में। वानस्पतिक प्रसारण मतलब उस एक पेड़ के किसी भी भाग से नए पौधे का बन जाना। पेड़ के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण होना, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वीड्स का किस किस टाइप से होता है देखो। ट्यूबर। ट्यूबर यानी कि ने देखे होंगे ट्यूबर में ना, जैसे हम ट्यूबर किसको बोलते हैं, आलू को ट्यूबर बोलते हैं। आलू का ऐसे आलू होता है, उसकी आँखें होती है, उसको काट के अगर लगा दो तो उससे एक नया पेड़ बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे क्रॉप में आलू। और जो हमारे वीड होते हैं उसमें कौन सा होता है, मोथा, ये आता है। ठीक, पढ़ लेना ये पूरे नाम। ट्यूबर में आता है मोथा। रनर्स यानी कि ऐसे ऐसे करके पेड़, ये पेड़ है, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये पेड़ उगेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये पेड़ उगेगा। यहाँ रूट्स होंगी, ये रूट्स होंगी जो ज़मीन में रहेगी, और ये ऊपर ऊपर तैरेगी, मतलब ज़मीन के ऊपर ऊपर चढ़ेगी ये लाइन, इसको बोलते हैं रनर्स। ठीक। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा दूब घास का समझ आया आपको। इसका एग्जाम्पल होता है दूब घास। आप बाहर बहुत बार अपने घर के आसपास भी देखे होंगे दूब घास। तो उसके बाद राइजोम। राइजोम किस में आता है, कांस में। राइजोम का मतलब होता है ऐसे ऐसे, यानी राइजोम का एग्जांपल कैसे समझो, अदरक। अदरक देखे होगे ऐसे ऐसे अजीब टाइप के शेप में होती है। वैसे तो अदरक कोई शेप वेप नहीं होता है, ऐसे अदरक रहती है, यहाँ से पेड़ उगेगा, यहाँ से पेड़ उगेगा, यहाँ से पेड़ उगेगा, इसको बोलते हैं अदरक। और अदरक इस टाइप से उगती है, और कांस भी ऐसे ही ग्रो करता है, इसको बोलते हैं राइजोम। ये जो उगा है ना, जिस चीज़ से वो उगा है उसको बोलते हैं राइजोम। ठीक। अब नेक्स्ट दिया है हमारा बल्ब।
सॉरी थोड़ा इरेज कर लूँ। नेक्स्ट हमारा दिया है क्या, बल्ब। बल्ब हमारा, बल्ब का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ऐसे ऐसे आपने देखे होगी, प्याज का शेप होता है ऐसे, और प्याज के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है ऐसे। इसी को, इसमें की जो एक एक स्केल्प रहती है ऐसे, एक एक वो रहती है जो क्या बोलते हैं इसको, एक एक जो पत्तियाँ टाइप का रहता है, जो एक एक लेयर निकलती है, उसको बोलते हैं बल्ब। और इसी से उगता है वाइल्ड अनियन भी और अनियन भी, नॉर्मल प्याज भी और वाइल्ड अनियन भी। ठीक, देखिए जैसे कि हम प्याज को याद करेंगे तो ये वाइल्ड अनियन भी याद हो गया हमारे को, वीड भी याद हो गई एक। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग रूट। स्प्रेडिंग रूट मतलब क्या होता है, मैंने बताई थी, जो हिरणखुरी होती है वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होती है, यानी इसकी रूट बहुत ज़्यादा ऐसे 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 फैली रहती है पेड़ से। ये हॉरिजॉन्टली फैलती है। अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में एक छोटा सा वो बता देती हूँ। ऐसे फैलेगा यानी होगा हॉरिजॉन्टल, और ऐसे फैलेगा यानी होगा ये वर्टिकल। तो ये कैसे फैलती है, हॉरिजॉन्टली भी फैलती है और ये वर्टिकली भी फैलती है, यानी नीचे तो रहती है लेकिन आजू बाजू बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, स्टेम से। स्टेम से किस कौन उगता है, अभी हमने देखे थे, स्टेम से अमर बेल उगती है, और ये क्या होती है कि स्टेम पैरासाइट होती है, और इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से होता है। यानी अमर बेल की अगर आप छोटी सी एक बेल काट के लगा दोगे ना तो वो नया पेड़ बन जाएगा, मतलब नया एक अमर बेल का पौधा बन जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक, सॉरी बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड लैंड, यानी उस जगह का क्लाइमेट कैसा है और उस जगह की ज़मीन कैसी है, उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे। ठीक, क्लाइमेट के बेसिस पे पहले तो हम देखेंगे, चार दिए हैं इसमें, क्लाइमेटिक के बेसिस पे या लैंड के बेस पे बोल सकते हैं हम। एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जल वाले, जलीय वाले कौन कौन से, वाटर हाइसिंथ यानी कि जलकुंभी, ये क्योंकि ये पानी के अंदर उगती है इसलिए इसको एक्वेटिक बोलेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रिला। हाइड्रिला का आपने तो 8th में देखा होगा एक्सपेरिमेंट करते तो। ठीक, हाइड्रिला आएगा एक्वेटिक में। अजोला आएगा। अजोला वैसे तो मतलब यूज़फुल होता है एग्रीकल्चरल पर्पस से अजोला, लेकिन अगर वो अपने आप उग जाए तो हम उसको वीड ही बोलेंगे। ठीक, अजोला। और एक होता है पिस्टिया। नेक्स्ट, डेजर्ट लैंड, यानी कि डेजर्ट लैंड यानी क्या बोलेंगे हम, सूखे क्षेत्र। सूखे क्षेत्रों में क्या क्या उगता है, कैक्टस, मैंने बताई थी नागफनी को कैक्टस भी बोलते हैं, वही डेजर्ट लैंड में उगेगा कैक्टस या नागफनी, और बबूल उगेगा, झरबेरी उगेगा। एग्रीकल्चरल लैंड में कौन से उगेंगे, मोथा, सावा। मोथा सावा यानी कि जंगली धान। एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि जो भी हमारे ये फील्ड है, फील्ड के अंदर कुछ भी उगेगा हमारा, कुछ भी उगेगा तो इसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल लैंड में उगने वाला। और यहाँ बाहर, ये बाहर फील्ड के बाहर साइड पे, यानी जो हमारा फील्ड में ना आता हो उस जगह पे कुछ भी उगेगा तो हम उसको बोलेंगे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे उगने वाली वीड्स। तो इसमें क्या क्या है, पहले एग्रीकल्चरल लैंड में कौन कौन सा आएगा, मोथा, सावा, सत्यानाशी, बथुआ, वाइल्ड ओट्स, गेहूँसा, कैरोट। नॉन एग्रीकल्चरल में क्या क्या आएगा, धतूरा, जरायन, मकोई, मैंने बताई थी मकोई एक होता है छोटा छोटा, मतलब ऐसे एक फूल रहेगा उसमें बहुत सारे छोटे 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 फूल सूखे रहते हैं, बहुत प्यारा दिखता है, और वो बहुत सारे कलर के फूल होते हैं एक ही फूल में। ठीक, उसको बोलते हैं मकोई। कैरोट ग्रास भी होता है एक, ये भी नॉन एग्रीकल्चरल है ना, पैर्थेनियम हिस्ट्रोफोरस साइंटिफिक नेम है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे सारे वीड्स के साइंटिफिक नेम होंगे ना, अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो टिक है, वही वही बस याद करना। ठीक, 12th के लिए और पीएटी के लिए भी। लेकिन अगर आप आईसीएआर या ऐसी किसी अच्छी आईसीएआर बीएचयू इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें से पूरे नाम इम्पोर्टेंट है। आईसीएआर के एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर, और अगर बीएचयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये पूरे पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप पीएटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये जो पॉइंट वाले हैं वो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आई नो दैट ओके। सो नेक्स्ट, मैं भी पूरे नाम नहीं बता रही क्योंकि बहुत ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा है और ये आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए ये नाम आप सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। जैसे मैं बता रही हूँ जो जो टिक वाले हैं वो, एनागेलिस आर्वेंसिस, ये है कृष्णनील का, हमने पढ़ा कृष्णनील अभी पहले भी नाम सुने, कृष्णनील का होता है एनागेलिस आर्वेंसिस। एमरैंथस विरिडिस, ये होता है जंगली चौलाई का यानी वाइल्ड एमरैंथस का। और आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये होता है सत्यानाशी, जिसको कि हम मैक्सिकन पॉपी भी बोलते हैं।
मैक्सिकन पॉपी भी बोलते हैं, ठीक। और ये नाम समझ आया आपको, मैक्सिकन पॉपी भी बोलते हैं, अर्जिमन मैक्सिकाना सत्यानाशी, ठीक। नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा नाम है ये सारे, देखो 18th नंबर का कैलोट्रोपिस प्रोसीरो। आप थोड़ा मतलब वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ईजिली नाम समझ आएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हैं ये नेम्स और याद तो करना ही पड़ेगा। एक इसको याद करने के लिए इजी ट्रिक है, इसको लिख करके ना दीवार पे लगा देना, डेली डेली देखना तो याद हो जाएगा, ठीक। कैलोट्रोपिस प्रोसेरो, ये है मदार का, आपने देखा होगा आँख का पेड़ होता है ना, जो मतलब धतूरा और आँख का पेड़ कुछ कुछ सिमिलर होता है, तो वही आँख के पेड़ का जो होता है दूध निकलता है उसमें से, ऐसे तोड़ो तो उसी का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक। नेक्स्ट, कस्टूटा रिफ्लेक्सा, ये है अमरबेल का, हमने पढ़े थे अभी स्टेम पैरासाइट में अमरबेल, क्योंकि ये पेड़ को लपेट लेती है। नेक्स्ट 22 नंबर कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, ये है हिरनखुरी का साइंटिफिक नेम, हिरनखुरी का साइंटिफिक नेम है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। उसके बाद चिंचोरियम इंटिबस, ये है कांसनी का, ये है हमने देखे थे कांसनी नाम, एनुअल पेरिनियल और बाइनियल तीनों टाइप की वीड होती है ये, कौन, कांसनी, साइंटिफिक नेम है चिंचोरिया इंटिबस। नेक्स्ट चिनोपोडियम एल्बम, ये बहुत आता है ये नाम ना, चिनोपोडियम एल्बम बथुआ का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट 28 नंबर, ये है साइप्रस रोटेंडस, मोथा का साइंटिफिक नेम। साइनोडोन डेक्टिलॉन, दूब घास का साइंटिफिक नेम। डेक्टाइलोसिटम और एग्जाइप्टम एग्जिप्टिकम, ये है मकड़ा का, ये ज़्यादा नहीं पूछा सकते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मत पढ़िएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा यूफोर्बिया मैक्रोफाइला, यूफोर्बिया माइक्रोफाइला, ये है दूधी का, दूबी दूब घास मत समझना ना, दूबी और दूधी अलग अलग है, दूधी का साइंटिफिक नेम है यूफोर्बिया मैक्रोफाइला और दूब घास का है साइनोडोन डेक्टिलॉन, ठीक। नेक्स्ट इकॉर्निया क्रैसिपस, ये है जलकुंभी का यानी वाटर हाइसेंथ का, हमने वाटर हाइसेंथ देखे थे, पढ़े थे अभी, उसी का है ये, ठीक। नेक्स्ट 51 नंबर मिलीलोटस अल्बा, ये है सफ़ेद सेंजी का, मैंने बताई थी दो नाम होते हैं, सफ़ेद सेंजी और एक पीली सेंजी, उसी का है, सफ़ेद सेंजी का नाम है मिलीलोटस अल्बा। नेक्स्ट जंगली रिजका, इसका है मेडिकागो डेंटिक्यूलाटा, ठीक। नेक्स्ट गोखुला, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये मत पढ़िएगा, जो काम के है ना मैं वही बस याद करने बोल रही हूँ। उसके बाद 59 नंबर देखिए फाइलेंथस निरूरी, हजार दाना, ये इंपॉर्टेंट है, हजार दाने का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है फाइलेंथस निरूरी। नेक्स्ट गेहूं का मामा, ये देखिए गेहूं का मामा लिखा है 60th नंबर पे, और 60th नंबर का जो है वो गेहूं का मामा यानी गेहूंसा, और इसका साइंटिफिक नेम है फैलेरिस माइनर, गेहूंसा, गेहूं का मामा और गुल्ली डंडा, ये तीनों इसके नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 66 नंबर सैकरम स्पॉन्टेनियम, ये है कांस का साइंटिफिक नेम, ठीक। नेक्स्ट सोलेनम नाइग्रम, ये है मकोए का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट 73 नंबर ट्रायंथिमा मोनोगायना, ये है पत्थर चट्टा, ये आप देखे होंगे नॉर्मली पत्थर चट्टा, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक। नेक्स्ट लास्ट है 81th नंबर, ये है जिजीफस रोटेंडिफोलिया, झरबेरी का, और ये आपने बेर खाए होंगे ना, इसका पेड़ मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट शायद से बेर जैसा ही दिखता है, शायद मीन्स मैंने देखी नहीं हूँ वैसे तो, बट ऐसा सुनी हो कि झरबेरी का पेड़ बेर जैसा ही दिखता है, फल वैसे ही होते हैं इसके तो, ठीक। और इसका साइंटिफिक नेम है जिजीफस रोटेंडिफोलिया। नेक्स्ट ये है हमारा नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ वीड स्प्रेड, यानी इसका मतलब होता है खरपतवार प्रसारण के स्रोत बोल दी, स्रोत, यानी कि वीड जो हमारा होता है वो किस किस टाइप से फैल सकता है, यानी यहाँ पर पे उगा है फिर दूसरी जगह उग जाए, फिर ऐसे ये कैसे स्प्रेड होता है, ठीक। तो इसका कुछ पॉइंट से देखिए, वायु द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, जल द्वारा, नहरी सिंचाई द्वारा और फार्मों के औजारों द्वारा और अशुद्ध बीजों द्वारा। अब इसका मतलब क्या होता है सबका,
सबसे पहला वायु द्वारा, यानी कोई भी बीज जैसे कि ऐसे पेड़ रहता है, उसका पोलन ग्रेन जो रहता है ना वो उड़ता है, और वो पोलन ग्रेन जा कर के किसी दूसरे, वही उसी के पेड़ में किसी दूसरी जगह गिर गया, सीड बनेंगे, वो सीड उड़ के दूसरी जगह चले गया, तो उसको बोलेंगे हम वायु द्वारा प्रसारण हुआ, यानी बाय विंड। नेक्स्ट सेकंड देखिए, मनुष्य द्वारा, यानी बाय ह्यूमंस, यानी इंसानों के, जैसे आप चल रहे हो, आपके पैर में चिपक गया कोई सीड, दूसरी जगह जाके छूट गया वो कहीं, इस टाइप से, या आपके हाथों से पोलन ग्रेन्स चले गए, इस टाइप से मनुष्यों द्वारा भी फैलता है। नेक्स्ट, पशु पक्षियों द्वारा, यानी चिड़िया लोग के द्वारा या जानवरों के द्वारा, जैसे जानवरों के पैर में चिपक के चले गया, या चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए जो तिनके ढूंढ के ले जाती है, उसमें कहीं में चिपका रहता है सीड, वो कहीं गिर गया, इस टाइप से, या चिड़िया चोंच में लेके गई और कहीं गिरा दी, उस टाइप से फैल गया। नेक्स्ट, जल द्वारा। जल द्वारा का मतलब जो पानी में, जैसे कि पानी किसी घास के ऊपर से पानी बहता है तो उसके जो सीड्स होते हैं वो भी उसमें चले जाते हैं और पानी के द्वारा वो दूसरी जगह चले जाते हैं। नहरी सिंचाई का मतलब होता है आपने पढ़ा होगा इरिगेशन सिस्टम, उसमें एक होता है जिसमें नहरी सिंचाई, यानी कि कैनाल इरिगेशन, कैनाल के द्वारा, तो उस कैनाल में कई पेड़ पौधे के बीजे गिर गए, किसी खरपतवार के बीजे गिर गए, वो बह के चले जाएंगे दूसरे खेत में। इसीलिए बोलते हैं कि खेत के मतलब नहर के एकदम बाजू से खेत नहीं बनाना चाहिए, थोड़ी दूरी से बनाना चाहिए ताकि वीड ज़्यादा ना आए। ठीक। और फार्म के औजारों द्वारा, यानी आपने किसी फार्म में जिसमें कोई वीड उगा हुआ था उसमें कोई औजार यूज़ किया, औजार यानी कि कोई इक्विपमेंट, या कोई भी एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला इक्विपमेंट, लाइक एग्जांपल हो यूज़ किया आपने किसी फील्ड में, फिर उसी हो को ले जाके आप दूसरी जगह दूसरे खेत में यूज़ करोगे तो उसके सीड तो चले गए ना वहाँ, जिस भी फील्ड में, उस पहले वाले फील्ड में जो भी वीड उगा होगा वो दूसरे खेत में पहुँच जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट, इसी टाइप से वो फैलता है। नेक्स्ट, अशुद्ध बीजों द्वारा, यानी कि अशुद्ध मतलब इम्प्योर सीड्स, इम्प्योर सीड मतलब क्या होगा, जिसमें एक सीड में दूसरे कोई भी खरपतवार के बीज मिक्स होंगे। ठीक। अब नेक्स्ट, यूजफुलनेस ऑफ वीड, यानी अब हर जगह हर चीज़ तो हार्मफुल नहीं होती ना, किसी किसी जगह वो यूज़फुल भी होती है, यानी किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो वीड हमारे किस तरह से अच्छे होते हैं हमारे लिए, जैसे एक इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। फर्स्ट वाला है, खरपतवार मृदा क्षरण को रोकते हैं, यानी ये एक खेत है जिसमें कुछ नहीं उगा हुआ, और मतलब खेत नहीं बोल सकते हो, खाली जगह है, खाली एक मैदान है जहाँ कुछ नहीं उगा हुआ है, जैसे आपका प्लेग्राउंड होता है कोई भी बिना घास वाला, और एक है जहाँ अच्छी खासी घास उगी हुई है, हरी भरी एकदम ना, अच्छी खासी हरी भरी घास उगी हुई है। ठीक। अब इसमें घास है तो इसमें इसके ऊपर से हवा जाएगी तो वो घास के ऊपर से जाएगी, मिट्टी के ऊपर टच नहीं होगी, तो इससे विंड इरोजन नहीं होगा, यानी हवा के द्वारा मृदा का क्षरण नहीं होगा। लेकिन इस वाले मैदान से अगर हवा जाएगी तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएगी। आपको इरोजन का भी एक वीडियो मिल जाएगा बाद में। ठीक। ऐसे हवा के थ्रू चली जाएगी। समझ आया क्या होता है। और जिस भी खेत में कुछ उगा रहता है तो वो सॉइल को पकड़ के रखता है, तो उसके कारण हमारा मृदा क्षरण कम होगा। अब नेक्स्ट, खरपतवार दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गूमा सर्प विष के लिए, सत्यानाशी चर्म रोग के लिए। अब ठीक, जो ये तो लाइन पढ़ के ही समझ आ गया होगा, जो वीड होते हैं वो कई बार मेडिकेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, यानी मेडिकल पर्पस के लिए। ठीक। तो इसका क्या होता है, एक गुमा नाम का विष वो होता है, वीड होता है, जो कि स्नेक के विष को, यानी सर्प के विष को, यानी स्नेक जो काट देते हैं उनके विष को कम करने के लिए या उनके विष का असर खत्म करने के लिए यूज़ किया जाता है दवाई के रूप में। उसके बाद एक है सत्यानाशी, जो हमने बताए थे सरसों के जैसे दिखता है, वो चर्म रोग के लिए यानी स्किन डिसीज के लिए यूज़ होता है। ठीक। नेक्स्ट, खरपतवार चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीधे सीधे आपने देखे होगी, जो खरपतवार होते हैं जो मतलब जैसे कहीं पे भी पेड़ वेड़ उगे रहते हैं खाली पीली, तो वो गाय वाय खाती हैं। वैसे तो जनरली बहुत सारे पेड़ होते हैं जो हार्म नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ गिने चुने होते हैं जो हार्म करते हैं, तो इसीलिए खरपतवारों को हम चारे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, गाय बकरी इन सब के लिए। उनको छोड़ देंगे तो वो खुद ही खा के आते हैं सब चर के।
ठीक ना। गाय चराने ले जाते हैं तो देख के तो नहीं खिलाते कि क्या खिला रहे हैं, खरपतवार वो लोग सब खा लेती हैं। ठीक। एग्जाम्पल, दूब घास खाती हैं, कांसनी एक होती है वो खाती है, वो अच्छी भी होती है और उनके लिए। नेक्स्ट, खरपतवार साग भाजी के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, साग भाजी यानी वेजिटेटिव वेजिटेबल, लाइक वो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, एक होती है छत्तीसगढ़ में मोस्टली यूज़ की जाती है, भाजी होती है बथुआ भाजी, चौलाई भाजी। ये चौलाई हमने देखे ना, वाइल्ड अमेरंथस, वो भी यूज़ किया जाता है, बथुआ। और एक होता है क्या बोलते हैं, चरपनिया और बथुआ, मोथा, ये सब यूज़ होती है भाजी के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट, खरपतवार सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूब लॉन के लिए। अब दूब लॉन के लिए इसका इजी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आप लॉन वॉन में देखे होंगे, जो बड़े बड़े शादी वाले लॉन होते हैं, खाली अच्छे नहीं दिखते ना, नीचे घास उगी रहती है तो अच्छा लगता है। और वो घास में उन लोग जनरली यूज़ करते हैं इंडिया में दूब घास का। ठीक, जो दूब घास हमने पढ़े थे, उस दूब घास का यूज़ इन लोग करते हैं लॉन में। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये है हार्मफुल इफेक्ट फ्रॉम वीड। यह अभी ये वाला हमने पढ़ा यूज़फुलनेस ऑफ वीड, यानी या फिर ये भी बोल सकते हैं हमारे वीड के क्या क्या यूजेस है। और ये है हार्मफुल इफेक्ट फ्रॉम वीड। फर्स्ट है लॉस ऑफ सॉइल वाटर इन रिस्पेक्ट ऑफ मेन क्रॉप। मैंने ये ऐसा इसलिए लिखी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेन क्रॉप, यानी मेन क्रॉप को ना, अगर जैसे कहीं पे बताती हूँ, जैसे ये फील्ड है, इसमें क्रॉप के साथ साथ कहीं पे दूसरी क्रॉप उग जाएगी तो वो पानी लेगी, वो न्यूट्रिएंट्स लेगी, वो फसल से ज़्यादा डीप रूटेड होगी तो वो ज़्यादा पानी लेगी, उसको पानी ईजिली मिलेगा, हमारी क्रॉप को नहीं मिलेगा। इस टाइप से वो क्रॉप को इफ़ेक्ट करती है। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लॉस ऑफ वाटर, है ना, सॉइल वाटर कम मिलेगा ना उसको, हमारी मेन क्रॉप को, वीड को ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लॉस। अब किसी एक जैसे गेहूं के जो बीज होते हैं उनमें थोड़े से वो मिक्स हो जाएं किसी और फसल के या किसी और खरपतवार के बीज, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर 2 दाल मिक्स हो जाती है तो भी वो नहीं बिकती है, उसी टाइप से। ठीक, इकोनॉमिक लॉस होता है। नेक्स्ट, क्रॉप ग्रोथ गेट इफेक्टेड, यानी कि जो भी क्रॉप की ग्रोथ होगी वो धीरे होने लगेगी या कम हो जाएगा उसका रेट क्रॉप ग्रोथ का। ठीक। नेक्स्ट, वर्क एज होस्ट प्लांट फॉर इंसेक्ट एंड डिसीज। ये सबसे वो चीज़ होती है हार्ड, यानी मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जो कोई भी खरपतवार होते हैं वो जो हमारे इंसेक्ट होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो वो हमारे होस्ट प्लांट बनाते हैं किसको, वीड्स को, इंसेक्ट और डिसीज। ठीक। नेक्स्ट, अब ये लास्ट है हमारा क्रॉप लॉस ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। ये वहाँ पर पे लिखा हुआ था बुक में, बट ये मैंने अलग से दी हूँ लिख करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वीड से 33%, इंसेक्ट 26%, डिसीज 20%, रेड्स यानी रोडेट्स 6 to 8%, बर्ड्स 1 to 2%, एंड अदर 1 to 3%। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, यानी डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, एग्रोजोन है नाम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। और अगर आपको वीड मैनेजमेंट पे नेक्स्ट क्लास चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।